सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, ओबीसी रिजर्वेशन पर काफ़ी डिबेट हो रही है, काफ़ी चैनलों में आपने डिबेट देखी होगी। इसका मुद्दा ये है कि यूथ फॉर इक्वलिटी जो सागर की एक संस्थान थी, उसकी जो याचिका थी पीआईएल थी, वो हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है। उसके बाद काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि 87-13 का फॉर्मूला रद्द हो जाएगा क्या, और उसके अलावा जो आरक्षण है 27% ओबीसी को मिलने वाला है क्या। तो मैं 5-6 पॉइंट पे डिस्कशन करना चाहूँगा, उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि हो सकती हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक ऐसे नागरिक हैं जो जागरूक नागरिक हैं, आपको इस सारी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो के बाद आपको कम से कम रिजर्वेशन को लेकर जो आपके दिमाग में द्वंद्व बना रहता है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए, 5 इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, जिसमें सबसे पहला जो आप इंदिरा साहिनी केस के मामले में आप काफ़ी चीज़ें सुनते हैं। कौन सा? इंदिरा साहिनी वाद। और ओबीसी रिजर्वेशन अटकने का ये बहुत बड़ा कारण है इंदिरा साहिनी वाद। तो इंदिरा साहिनी केस के 4-5 पॉइंट मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको, जिससे आपके माइंड में आगे की जो कहानी है मेरी वो क्लियर हो जाएगी। इंदिरा साहिनी ओबीसी रिजर्वेशन पर एक पूरी सीरीज बनाई जा सकती है, लेकिन मैं यहाँ वही बिंदु आपके सामने रखूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंदिरा साहिनी जो केस है ओबीसी रिजर्वेशन का, जो 1992-93 का केस है, इसको मंडल कमीशन का या मंडल कमीशन के केस भी कहते हैं, या मंडल केस भी कहते हैं इसको। ठीक है, 92-93 का। इसमें जो पहला बिंदु है वो ये था कि जो रिजर्वेशन है, जो टोटल रिजर्वेशन है, वो 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये एक एक बिंदु मैं पहले इसके बताऊंगा, और उसके बाद आगे क्या प्रोसेस हुई 2025 तक, इसमें क्या क्या बदलाव आ चुके हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। दूसरा बिंदु इसमें यह कहा गया कि कैरी फॉरवर्ड रूल। अब कैरी फॉरवर्ड रूल आपको बहुत लंबा समझाना पड़ेगा। आप ये मान लीजिए कि किसी रिजर्वेशन की सीटें खाली रह गई पिछली साल, अगर वो अगली साल जाती हैं तो उसको कैरी फॉरवर्ड रूल कहते हैं। आपने ये देखा भी होगा कि बैकलॉग सुना होगा, काफ़ी बार एक शब्द आता है बैकलॉग की, ओबीसी का बैकलॉग की भर्ती आई है, तो वो कैरी फॉरवर्ड रूल के तहत ही आती है। कैरी फॉरवर्ड रूल ये कहता है कि अगर आपकी पिछले ओबीसी या किसी और कैटेगरी की एससी एसटी की सीट बची है, अगर वो आगे पिछले ही साल अगर वो भर्ती आई, वो सीटें भर नहीं पाई, तो उसको अगली भर्ती जब भी होगी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। इसमें इंदिरा साहिनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैरी फॉरवर्ड रूल से अगर रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा होता है तो उसको हम नहीं मानेंगे, ये चीज़ भी कही। तीसरी बात ये कही कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद कुछ क्रेमी लियर, वो बहुत सारी चीज़ें। और एक पॉइंट ये था कि जो आरक्षण का आधार होगा, क्या आरक्षण का जो आधार होगा वो आर्थिक ना होकर सामाजिक होगा। ध्यान रखना, आर्थिक ना होकर सामाजिक होगा। इससे बहुत सारी चीज़ आज आपको समझने वाली है कि आरक्षण पर चल क्या रहा है। पहली बात इंदिरा साहिनी केस में ये कही कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड रूल, जो पिछले साल की सीटें भर नहीं पाई हैं किसी रिजर्वेशन या किसी कैटेगरी को, अगर उनको अगले साल फॉरवर्ड करते हैं तो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। प्रोन्नति में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ प्रारंभिक नियुक्ति में मिलना चाहिए। और आरक्षण का आधार आर्थिक ना होकर सामाजिक होना चाहिए। अब ये ध्यान से सुनिएगा, ये 1992-93 का केस है। सबसे पहला बिंदु आता है कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको बता दूं 1994 में 1994 में एक अधिनियम केंद्र सरकार खुद लेके आती है, 76वां संविधान संशोधन अधिनियम, और तमिलनाडु में आरक्षण कर देती है 69%। यानी जो इंदिरा साहिनी केस की पहली गाइडलाइन थी वो पहले ही टूट गई है, ये वाली गाइडलाइन टूट चुकी है, क्योंकि 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु में ऑलरेडी हो चुका है। अब बात आती है कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल में इंदिरा साहिनी केस में कहा गया कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये भी गाइडलाइन टूट चुकी। अब हर भर्ती में पीछे के बैकलॉग भरा जाता है, भले ही 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन हो जाए, आरक्षण दिया जाता है। ये केस कब का है? ये केस है एम नागराज केस है 2006 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट खुद पलट गया है। यानी ये भी जो चीज़ है ये भी इंदिरा साहिनी केस की टूट चुकी है। अब बात आती है प्रोन्नति में आरक्षण। इस पर द्वंद्व बना चुका है, इसमें यूपी में अभी भी प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाता है, यानी ये जी गाइडलाइन थी ये भी टूट चुकी है। अब आते हैं आरक्षण का आधार। आरक्षण का आधार बोला था कि सिर्फ सामाजिक होना चाहिए, आर्थिक नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 आ चुका है, और ये जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा चुका है, यानी ये गाइडलाइन भी टूट चुकी है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जिस इंदिरा साहिनी केस की बात की जाती है कि इंदिरा साहिनी केस के आधार पर 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इंदिरा साहिनी केस की कौन सी ऐसी बात बची है जो आज लागू हो रही है? एक भी बात नहीं लागू हो रही है। ऑलरेडी 50% का कैप टूट चुका है। पहली बात, आर्थिक आधार पर आरक्षण है जो दिया जा चुका है, प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा है, कैरी फॉरवर्ड रूल ये किया जा रहा है। तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ बची है इंदिरा साहिनी केस की जिसको आधार बनाया जा रहा है? अब एक आगे पॉइंट बढ़ते हैं हम आगे। इंदिरा साहिनी केस में मान लीजिए 50% का कैप लगाया है, लेकिन इसमें आगे एम नागराज केस आप पढ़ेंगे 2006 का, उसमें यह कहा गया है कि विशेष परिस्थिति में, हालांकि इंदिरा साहिनी केस में भी ये कह दिया था, फिर भी मैं कह देता हूँ, आगे स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि विशेष परिस्थिति में आरक्षण की कोई सीमा नहीं, आरक्षण की कोई सीमा नहीं है विशेष परिस्थिति। अब ये विशेष परिस्थिति क्या है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा है कि मान लीजिए अगर कोई कैटेगरी है, मान लो ओबीसी की कैटेगरी है, और इसको आप आरक्षण देना चाहते हैं जिससे पूरा कैप है 50% का टूट रहा है, तो
तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार दो चीज़ें हमें उपलब्ध करा दी। पहली क्या, उनकी जो जनसंख्या है उस कैटेगरी की, जो पॉपुलेशन है उस कैटेगरी की, उसके अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व सरकार में है या नहीं। यदि प्रतिनिधित्व कम है तो ये कैप की कोई जरूरत नहीं, आप आरक्षण दे सकते हैं, यानी पॉपुलेशन के आधार पर। दूसरा जो सर्विस है, आपको तथ्य और आंकड़े सटीक देने पड़ेंगे उसमें। और आपको पता है ओबीसी रिजर्वेशन पर जो स्टे हाई कोर्ट ने लगाया था, तो उनने यही कहा था कि क्या गवर्नमेंट के पास ऐसे आंकड़े हैं कि ओबीसी को जितनी पॉपुलेशन है उसके अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में नहीं हो रहा है। इसको लेके गवर्नमेंट ने कोई आगे प्रक्रिया नहीं की। अब बात आते हैं क्या आरक्षण देने वाली है सरकार, तो मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देता हूँ कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। 27% ओबीसी रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, 87-13 का जो फॉर्मूला है वो भी खत्म नहीं होने वाला है। इसके पीछे कारण सुनिए। पहला, इस पर बात कर लेते हैं। पहली बात ये है कि सरकार के पास अगर सरकार चाहे तो आपको पता है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो था, गवर्नमेंट ने 3 दिन के अंदर ग्राउंड पर लागू कर दिया था। सिर्फ 3 दिन के अंदर 1 से 3वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के साइन के बाद पूरा नोटिफिकेशन 3 दिन के अंदर जारी कर दिया गया था। आपको पता है 3 दिन के अंदर अगर गवर्नमेंट ओबीसी का चाहे तो ये सिर्फ कितने आंकड़े देने हैं, हाई कोर्ट को सिर्फ ये आंकड़े देने हैं कि जो ओबीसी वर्ग की जो पॉपुलेशन है उसके अनुपात में सरकारी नौकरी में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। आपको पता है एक रिपोर्ट आई थी पुरानी, उसमें कहा गया था कि ओबीसी का सरकारी नौकरी में सिर्फ 11 से 12% भागीदारी है, जिसकी पॉपुलेशन बताई जाती है 50% प्लस। कोई 54% कहता है, ओबीसी वाले इसको 54% कहते हैं, लेकिन जो भी होगा एक रिपोर्ट बताई जाती है। तो पहला ये देखिए कि सरकार की मंशा नहीं है। दूसरी, जब हाईकोर्ट में सुनवाई होती है तो जो सरकार की तरफ से जो जाते हैं अपना प्रतिनिधित्व करते हैं वो हाई कोर्ट में लगातार पहुंचते ही नहीं हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो हाई कोर्ट की कार्रवाई है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। तीसरी बात, आप देख रहे हैं कि जो हाई कोर्ट से जो ओबीसी से संबंधित याचिकाएं वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर सरकार करवा रही है, जिससे ये जो सुनवाई है वो आगे बढ़ती जाए। यानी अगर ये तीनों पॉइंट देखेंगे तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ओबीसी को 27% रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं है। अब आते हैं 27-13 का फॉर्मूला। तो आपको पता है जब ये जो यूथ फॉर इक्वलिटी की याचिका थी जब खारिज हुई, उसके बाद बयान आया कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन का रास्ता साफ हो गया, तो इस पर सरकार के मंत्री कहते हैं कि अभी काफ़ी कानूनी पेच है। और एक अंदर से बात खबर निकल के आई मीडिया चैनलों में कि सरकार ने जो अपने पक्ष है वो तैयार कर लिया है, उसमें बहुत सारी याचिकाओं के नाम लिए, उसमें आपका कोई मतलब नहीं है उस जानकारी को लेके। वो सारी प्रोसेस बताई कि कैसे कैसे कौन सी याचिका कब लगी, कैसे लगी, उसको हम अभी ये 87-13 का फॉर्मूला कैंसिल नहीं कर सकते। यानी एक जुगाड़ सा सरकार ने निकाला। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं कि जो इंदिरा साहिनी केस था उसमें सरकार कैसे इसको नहीं आगे बढ़ाना चाहती है और स्टूडेंटों का क्या करना चाहती है। अब एक मेरा पक्ष और है स्पष्ट तौर पर। मेरा मानना है कि हम एक विद्यार्थी होने के नाते हमें ये 87-13 फॉर्मूला रद्द करना चाहिए स्टूडेंटों के हितों में। और अगर आप ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं देना चाह रहे हैं तो आप 100% पे सीटें निकालिए। जब तक ओबीसी का कोर्ट केस क्लियर नहीं हो जाता है तब तक इसको ओबीसी को भले 14% दीजिए, क्योंकि जो 13% होल्ड हो रहे हैं वो तो किसी के पक्ष में नहीं आ रहे हैं। और जो वर्तमान पीढ़ी है, अगर मान लीजिए अगर ये केस 5 से 6 साल खिंच गया तो जो ओवर एज होंगे उन लोगों के क्या मतलब कि ये सीटें रहेंगी, कब नौकरी मिलेगी, क्या मिलेगी। इससे अच्छा है कि जो 14% पे ये जो 100% है इस पर निकालना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे गवर्नमेंट का इरादा भी साफ हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस से आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। मुझे लगता है कि ये 87-13 का फॉर्मूला तो कम से कम सरकार को रद्द कर देनी चाहिए। बाकी वो ओबीसी वर्ग जाने, जनरल वर्ग जाने और जो भी कैटेगरी है वो अपना अपना देखे, लेकिन मेरा जो कानूनी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है कि अभी तक आरक्षण पे क्या क्या हो चुका है। आगे की कोई भी चीज़ें होंगी मैं आपको जरूर बता दूंगा। अगर ओबीसी आप चाहते हैं कि रिजर्वेशन पर एक पूरी सीरीज लेके आई, कौन कौन से केस हुए, उसके बाद सरकार ने क्या क्या घटनाक्रम हुआ, क्या क्या संशोधन किए, वो सारी सीरीज अगर आप कमेंट करके आएंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। ये ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित था, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। उम्मीद है आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।